नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एंटोमोलॉजी। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? कीट विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, एंटोमोलॉजी होती क्या है, किस किस चीज़ों का अपन को इसके अंदर स्टडी करनी है। ठीक है, सारे के सारे अपने जो भी सिलेबस है उसको कवर करते हुए आज से अपन स्टार्ट करते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी को बोला जाता है दोस्तों कीट विज्ञान। क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, हिंदी में कीट विज्ञान कहते हैं। तो देखते हैं अपन एंटोमोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले अपन को एंटोमोलॉजी को समझना है। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन किस प्रकार से आती है, आपको उस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल सिंपल से तरीके से मैं समझा देता हूं। तो एंटोमोलॉजी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक। एग्जामिनर सीधा पूछ लेता है कि कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी लोजी वाले शब्द होते हैं, ठीक है, एक पोमोलॉजी को छोड़ के जितने भी लोजी वाले शब्द होते हैं वो सारे के सारे कौन सी लैंग्वेज के होते हैं? ग्रीक वर्ड होते हैं, ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं। ठीक है, तो ये भी ग्रीक वर्ड है। दो अलग अलग ग्रीक शब्दों, कौन से? एंटोमोन, पहला शब्द कौन सा आ जाएगा दोस्तों? एंटोमोन। और दूसरा शब्द कौन सा आ जाएगा? लोगोस। कौन सा आ जाएगा? लोगोस। तो एंटोमोन का मतलब क्या होता है? एंटोमोन का मतलब होता है दोस्तों इंसेक्ट। क्या होता है? इंसेक्ट, या फिर बोल सकते हो कीट। हिंदी में क्या बोल सकते हो? कीट। और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है साथियों? टू स्टडी। मतलब आपको यहां पे डेफिनेशन दिख रही होगी, सीधी सी डेफिनेशन निकल के आ गई कि इंसेक्ट का अध्ययन करना। क्या दोस्तों? इंसेक्ट का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यहां से आपको बिल्कुल डेफिनेशन को रटने की कहीं जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि एंटोमोलॉजी के अंदर एंटोमोन शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है? एंटोमोन शब्द आता है। उसका मतलब क्या होता है? तो उसका आपको उस समय पता होना चाहिए कि क्या मतलब होता है। तो उसका मतलब होता है इंसेक्ट। क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है इंसेक्ट। मतलब इंसेक्ट की स्टडी करना, क्या करना? इंसेक्ट के बारे में अध्ययन करना ही एंटोमोलॉजी कहलाता है। सिंपल सा वर्ड है। ठीक है, अब आपको इस एंटोमोलॉजी के बारे में या इंसेक्ट के बारे में दो तीन चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी सर चीजों को पता होना चाहिए? तो देखिएगा कि जो इंसेक्ट है या कीट है हमारा, इसका ऑर्डर क्या होता है? तो सर इसका ऑर्डर होता है ऑर्थोपोडा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट का ऑर्डर कौन सा होता है? ऑर्थोपोडा होता है सर। और इसकी जो संघ या इसकी जो क्लास होती है वो कौन सी होती है सर? वो क्लास होती है इंसेक्टा। कौन सी क्लास होती है? इंसेक्टा क्लास होती है। ठीक है, तो मैं आपको इसको नोट करा देता हूं साइड में। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट। क्या लिखोगे? मैं यहां लिख देता हूं इस चीज को कि ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो ऑर्डर है वो कौन सा होता है? तो इंसेक्ट का ऑर्डर साहब होता है ऑर्थोप्टेरा। क्या होता है? ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब ऑर्डर की बात करूं तो सब ऑर्डर होता है इसका यूरिनामिया। क्या होता है? यूरिनामिया। ठीक है, सब ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा होता है? यूरिनामिया। यूरिनामिया होता है साथियों, ध्यान रखना, यूरिनामिया होता है इसका सब ऑर्डर। ठीक है, इसकी क्लास कौन सी होती है सर? तो इसकी क्लास होती है इंसेक्टा या हेक्सापोडा। क्या? इंसेक्टा। और इंसेक्टा क्लास का ही दूसरा नाम क्या है साथियों? इसका ही दूसरा नाम है हेक्सापोडा। कौन सी क्लास दोस्तों? हेक्सापोडा इसका दूसरा नाम है। किसका दूसरा नाम है? हेक्सापोडा। तो इंसेक्ट का जो क्लास है, इंसेक्टा क्लास का ही दूसरा नाम क्या है साथियों? इंसेक्टा क्लास का ही दूसरा नाम है हेक्सापोडा। ठीक है, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे लाइन से पूछी जाती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन करने का मतलब कुछ भी इसके अंदर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, सब ऑर्डर यूरिनामिया, और जो इसकी क्लास है वो है इंसेक्टा या हेक्सापोडा। ठीक है, ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। आगे अपन को क्या पढ़ना है कि इस कीट का जो संघ है वो कौन सा है? ऑर्थोपेडा है। और वर्ग यानी क्लास कौन सी है? इंसेक्टा है। अब साहब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं किसके? इंसेक्ट के। आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट की बॉडी कितने भागों के अंदर डिवाइड होती है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। कैसे लिखा आता है? इंसेक्ट बॉडी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। तो उस समय आपको ध्यान होना चाहिए कि इंसेक्ट की बॉडी तीन भागों के अंदर, या इंसेक्ट का जो शरीर है वो तीन भागों में विभाजित रहता है। क्या ध्यान रखना है कि जो कीट है, कीट का शरीर तीन भागों में विभाजित रहता है। ठीक है साहब, लिख देते हैं इंसेक्ट का शरीर कितने भागों में विभाजित रहता है? तीन भागों में। तो इंसेक्ट बॉडी, क्या दोस्तों? इंसेक्ट बॉडी या इंसेक्ट का जो शरीर है, इंसेक्ट बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। क्या दोस्तों? थ्री
पार्ट्स। पहला पार्ट क्या होगा सर? तो पहला होगा हेड। क्या होगा? हेड। हेड मतलब सिर। दूसरा होगा थोरैक्स। क्या होगा? थोरैक्स। और तीसरा होगा एब्डोमन। तीसरा कौन सा होगा दोस्तों? एब्डोमन। ये इसके क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 3 भाग होते हैं। किसके 3 भाग होते हैं? इंसेक्ट की बॉडी के 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला जो भाग है हेड है, दूसरा भाग थोरैक्स है और तीसरा भाग है एब्डोमन। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? बेसिक बात हो गई इंसेक्ट के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंसेक्ट का जो शरीर है वो सिर यानी हेड, और जो वक्ष और उदर, ठीक है, वक्ष और उदर 3 भागों के अंदर डिवाइड रहता है। ठीक है, तो अपन वहां पे हिंदी पे लिख देते हैं सिर। क्या लिखेंगे इसको? हेड को सिर। ठीक है, वक्ष और उदर 3 भागों के अंदर क्या रहता है? डिवाइड रहता है। ठीक है सर, आगे बात कर लेते हैं अपन इंसेक्ट के जो और जनरल कैरेक्टरिस्टिक है इनके बारे में, कि इनकी क्या होती हैं। इनकी टांगे, ध्यान रखना दोस्तों, इनकी टांगे एवं शरीर बहुखंडकीय होता है। ठीक है, कीटों का जो शरीर होता है वास्तव में 20 खंडों का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। क्या आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई साथियों। क्या आ गई? कि इंसेक्ट का जो शरीर है उसके कुल कितने भाग होते हैं। तो इंसेक्ट की जो बॉडी है या जो हमारा कीट है इसकी बॉडी है, इसके वास्तव में 20 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों? 20 भाग होते हैं। उनमें से 6 भाग तो उसके सिर के होते हैं। ठीक है, हेड के 6 भाग होते हैं, थोरैक्स के 3 भाग होते हैं, बाकी जो बचे 11 भाग वो एब्डोमन के होते हैं। ठीक है, तो रेशो क्या होता है? 6, 3, 11। इस प्रकार से इसके टोटल कितने भाग होते हैं? 20 भाग होते हैं। देखो आपको यहां पे मेंशन भी किया हुआ है कि पहले 6 खंड मिलकर सिर। क्या दोस्तों? ये जो लाइनें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मैं स्टार लगा रहा हूं सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो इनका अंडरलाइन कर रहा हूं ना, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन को नोट डाउन करते हुए चल रहा है अंडरलाइन वाली चीजों को। तो पहले 6 खंड सिर को बनाते हैं, उसके बाद के जो 3 खंड है वो वक्ष को बनाते हैं, मतलब थोरैक्स को, और अंतिम 11 खंड किसको बनाते हैं? उदर यानी एब्डोमन को बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। क्या दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, इसको भी अपन क्या कर लेते हैं? आगे मेंशन कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो इंसेक्ट की जो बॉडी है, इंसेक्ट बॉडी कितने खंडों में डिवाइडेड होती है? तो इंसेक्ट बॉडी साहब 20 खंडों में। कितने दोस्तों? 20 खंडों में, 20 खंडों के अंदर। इंसेक्ट बॉडी का मतलब क्या हो गया? कीट का शरीर। ठीक है साथियों, इंसेक्ट की जो बॉडी होती है 20 खंडों में डिवाइड होती है। अब साहब 20 खंड किस प्रकार से होते हैं? तो जो सिर है, क्या दोस्तों? सिर है, उसके तो 6 खंड होते हैं। ठीक है, वक्ष मतलब थोरैक्स। वक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? थोरैक्स। और जो थोरैक्स होता है इसके कितने खंड होते हैं दोस्तों? इसके होते हैं 3। और अगला आता है एब्डोमन। क्या आता है साथियों? एब्डोमन। और एब्डोमन के कितने होते हैं? एब्डोमन के होते हैं सर 11। कितने खंड होते हैं? 11 खंड होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। और एक तो जनरल अपने जो एंटोमोलॉजी है इसमें से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। अब आपको इसमें यह भी पता होना चाहिए कि इसमें एक जोड़ी जो 6 होते हैं ना, इसमें से एक जोड़ी तो क्या होती है? एक जोड़ी तो एंटीना। ठीक है, एक जोड़ी एंटीना होती है। ठीक है सर, एक जोड़ी एंटीना होगी। दूसरा साहब, एक जोड़ी क्या होती है? कंपाउंड आइज। एक जोड़ी कंपाउंड आइज। कौन सी आइज? कंपाउंड आइज होती है इसके अंदर, ध्यान रखना साहब ये भी बात। तीसरा सर, तीसरा इसमें क्या होते हैं? माउथ पार्ट। क्या होते हैं? माउथ पार्ट। क्या होते हैं साथियों? माउथ पार्ट होते हैं। यहां तक तो बात हो गई सर किसके बारे में? एंटोमोलॉजी के बारे में। तो सामान्यतः सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं मतलब एंटीना पाई जाती है। ठीक है, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र यानी कंपाउंड आइज पाई जाती है। मैंने बता दिया इनके बारे में दोस्तों आपको। ठीक है, इसके अलावा क्या पाया जाता है सर? तो इसके अलावा इसके अंदर मुखांग पाए जाते हैं, माउथ पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक तो क्या हो गई? अपने जनरल बात हो गई इंसेक्ट के बारे में। अब सर इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? ठीक है, ये तो इसकी बॉडी के बारे में बात हो गई साहब। अब इसके कैरेक्टरिस्टिकों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो वक्ष पर 3 जोड़ी टांगे। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है किसका? इंसेक्ट का, कि 3 जोड़ी क्या पाई जाती हैं? टांगे पाई जाती है।
और 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। आप इसको याद कर सकते हैं, 3 जोड़ी टांगड़े और 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पाखड़े पाए जाते हैं। इस प्रकार आप इसको फनी तरीके से याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 जोड़ी टांग पाई जाती है आपसे, इसके अंदर बहुत कुछ, ठीक है। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका कि इसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जो अपन है, ठीक है, जो मानव है, इसके अंदर क्या होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब जो परिसंचरण तंत्र होता है वो इसमें खुला प्रकार का होता है। किसमें, इंसेक्ट के अंदर। ध्यान रखना है आपको। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है साहब। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसके अलावा इसकी जो बॉडी होती है ना, ये क्या होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि प्राय एक दूसरे वर्ण जो वक्षीय है में है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो बॉडी होती है बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है। कैसी होती है बॉडी, बॉडी होती है बाइलेट्रियल सिमेट्रिकल, बाइलेट्रियल सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल, बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल इसकी बॉडी होती है। मतलब इसको काटने पर 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ध्यान रखना। अब आपसे इनमें से पूछे कि सर आपने कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत सारे बता दिए, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक अगर एग्जामिनर हमें ऑप्शन में दे देता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। उस स्थिति में आपको ध्यान रखना है, क्या, उस स्थिति में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है। कौन सी बात दोस्तों, कि उसके अंदर 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 3 जोड़ी टांगे वाला जो कैरेक्टर है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है किसका, इंसेक्ट का। अब क्यों है सर, इसके बारे में बता दीजिए, ठीक है। तो मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो अपन ने पढ़ा था कि जो इंसेक्ट है, क्या पढ़ा था दोस्तों, इधर मैं मेंशन कर देता हूं कि अपन ने पढ़ा था जो इंसेक्ट है इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्थोप्टेरा। क्या है, ऑर्थोप्टेरा है। क्या पढ़ा था दोस्तों, ऑर्थोप्टेरा। अब साहब ये ऑर्थोप्टेरा है ना, इसका एक मीनिंग होता है। क्या होता है सर, तो बता देते हैं आपको इसके बारे में। तो ऑर्थोप्टेरा 2 शब्द से मिलकर बना होता है। किससे, ऑर्थ्रो, ऑर्थ्रो प्लस पोड़ा, ऑर्थो प्लस पोड़ा, ऑर्थोपोड़ा है, ध्यान रखना, ऑर्थोपोड़ा है ये वर्ड। गलत हो गया, थोड़ा मिशिंग हो गया, मैं लिख देता हूँ, ऑर्थोपोड़ा। क्या है ये, ऑर्थोपोड़ा। अब जो ऑर्थोपोड़ा, ये 2 अलग अलग शब्द, ऑर्थो प्लस पोड़ा शब्द से बना है। ऑर्थो का मतलब क्या होता है, ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, जॉइंटेड या सेगमेंटेड, जॉइंटेड या फिर क्या बोल सकते हो आप इसको, सेगमेंटेड, सेगमेंटेड, ठीक है। इसको आप फटाफट उतार लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा वापस क्योंकि अपना जो डायग्राम है इसके अंदर कवर हो रहा है। और पोड़ा का मतलब क्या होता है साथियों, पोड़ा का मतलब होता है लेग्स, पोड़ा का मतलब क्या होता है, लेग्स। मतलब ऑर्थोप्टेरा का मतलब क्या हो गया, जिसकी जॉइंटेड या सेगमेंटेड क्या पाई जाती हो, टांगे पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थोप्टेरा कहते हैं। और ऑर्थोप्टेरा में क्या आता है, हमारा इंसेक्ट आता है। और मैंने बताया कि इंसेक्ट के अंदर 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, वो भी सेगमेंटेड। तो ये क्या हो गया, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक भी आपसे पूछा जा सकता है, उसके अंदर आपको कुछ 3 अलग ऑप्शन दे देगा और एक ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम दे दिया, या बॉडी के बारे में दे दिया, बायलैटरल सिमेट्रिकल दे दिया, या डाल दिया 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 जोड़ी टांगों वाला है, ठीक है। इसके अलावा इसको आपको ध्यान रखना है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब सर इसके बाद जो अगला पढ़ेंगे अपन, ठीक है, इसमें अपन देखते हैं कि जो श्वसन शाखित स्वास्थ्य नलिकाओं द्वारा और जो मतलब वही है कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है उच्च मेलफिगी नलिकाओं द्वारा, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, मेलफिगी ट्यूबल्स भी पाई जाती है। और ये हो गया शरीर गुहा, रुधिर गुहा के रूप में है, ठीक है। यहां तक तो बात हो गई इसके बारे में सर। अब शरीर इसका क्या होता है, लंबाकार होता है, किसका, इंसेक्ट का। इनमें हड्डियां नहीं होती, क्या नहीं होती दोस्तों, हड्डियां नहीं होती। ध्यान रखने वाली बात है कि इंसेक्ट के अंदर क्या नहीं होती, हड्डियां नहीं होती। तथा जो कंकाल के रूप में काइटिन का आवरण होता है, जो इनकी बॉडी है ना, किसकी, इंसेक्ट की बॉडी जो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ध्यान रखना, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, बाकी और ऑर्थ्रोप्रोटीन वगैरह प्रोटीन भी होती है, लेकिन मेन क्या हो गया अपने यहाँ पे, क्या याद रखना है, काइटिन की बनी होती है। ये एकती होते हैं, यानी नर व मादा अलग अलग होते हैं। ध्यान रखना, इंसेक्ट के अंदर नर व मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है। अधिकांश अंडज होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अधिकतर कीटों के अंदर कायांतर या फिर मेटामॉर्फोसिस
मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अधिकतर कीटों के अंदर मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब साहब मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस भी दो प्रकार का पाया जाता है। ये क्या है? कायांतरण है। क्या है दोस्तों? कायांतरण है, इसको देख लेना आप, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के कायांतरण पाए जाते हैं, एक तो पूर्ण यानी कंप्लीट कायांतरण पाया जाता है, एक अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट, यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस दोनों पाई जाती है। किसके अंदर? इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाती है सर, ठीक है सर। हमारे यहाँ तक तो बात समझ में भी आ गई कि इसके अंदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों प्रकार की क्या पाई जाती है? मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। अब अपन आगे बात करते हैं। तो कीटों के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं, क्या दोस्तों? कीटों के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है एग, कौन सी होती है? एग। दूसरी क्या होती है? लार्वा। थर्ड क्या होती है? प्यूपा। और चौथी क्या होती है? एडल्ट। इस प्रकार से 4 अवस्था होती है किसके अंदर? इंसेक्ट के बॉडी के अंदर, या फिर इंसेक्ट की जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होती है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें कितनी वो होती है अवस्थाएं? 4 होती है, ध्यान रखना। अब जब इंसेक्ट के अंदर 4 पाई जाती है, क्या 4 अवस्थाएं पाई जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पूर्ण कायांतरण या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ध्यान रखना साथियों, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्यों? कब बोलेंगे? कब बोलेंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस? जब उसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं, कौन कौन सी? एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, यानी कि जो अंडा है, उसके अलावा लट है, प्यूपा है और जो वयस्क है, ये चारों अवस्थाएं पाई जाएगी, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे साथियों? हम उसे बोलेंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ध्यान रखना, आपको पूछ सकता है कि कौन कौन सी 4 अवस्थाएं होती हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में, तो ध्यान रखना। तीसरी जो 3 अवस्थाएं होती हैं, अंडा हो गया, निम्फ हो गया और वयस्क हो गया, अगर ये पाई जाती है अवस्थाएं, तो इसको क्या बोलते हैं? पर अपूर्ण कायांतरण। क्या कहते हैं साथियों? अपूर्ण कायांतरण कहते हैं, यानी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं साथियों। यहां तक तो बात हो गई किसके बारे में? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। आपसे एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखिए, आपको देगा कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में कौन कौन सी, आपको ये तीनों वर्ड दे देगा या तो, और बाकी कुछ और वर्ड्स देगा कि कौन कौन सी अवस्थाएं या कौन कौन सी स्टेसिस पाई जाती है। तो उस समय आपको इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो इसे आप लर्न रखेंगे, ठीक है। अगली बात आती है कि फसलों में लगने वाले जो कीट है उनका अपन क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहां से अपना क्या नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है? क्या स्टार्ट हो रहा है साथियों? कि जो फसलों में लगने वाले, ठीक है, मैं आपको इसको बोल्ड कर देता हूं कि फसलों में लगने वाले कीटों का ऋतु, फसलों और वैज्ञानिक, ठीक है, यानी कीटों का के आधार पर अपन क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, और ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए। अब आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। डायग्राम में एग हो रहा है, फिर उससे कैटरपिलर बन रहा है, ठीक है, ये सारे के सारे एडल्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये टोटल क्या हो गया? ये जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, क्या दोस्तों? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, मोर्फोसिस क्या हो गया? ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो गया। ध्यान रखना इस चीज का। आगे चलते हैं अपन ऋतु के आधार पर, मतलब सीजन के आधार पर हम किस प्रकार से इंसेक्ट को क्लासिफाई करते हैं। किसके आधार पर साथियों? सीजन के आधार पर इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खरीफ फसलों के आधार पर। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो खरीफ की फसलें होती हैं उनके अंदर कौन कौन से हमारे कीट लगते हैं, ठीक है, और उनका क्या मैनेजमेंट है, उन सभी चीज़ों का अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो खरीफ फसलों में लगने वाले कीट या जो इंसेक्ट पेस्ट हैं जो खरीफ के अंदर लगते हैं उनके बारे में, तो सबसे पहले आएगा कातरा। कौन सा जाएगा? कातरा, ठीक है। इसके अलावा टिड्डा जिसे अपन क्या बोलते हैं, इसके अलावा सफ़ेद लट और सैन्य कीट, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे, ठीक है। टिड्डे को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं दोस्तों? टिड्डे को लोकस्ट बोलते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना। आगे आ जाएगा रबी के, जो रबी फसलें में लगेंगे कौन कौन से लगते हैं साहब? तो गेहूं का गुलाबी छिद्रक, क्या पिंक बॉल या पिंक जो बोरर होता है उसके बारे में बात हो रही है। सरसों का मोयला, मोयला यानी क्या होता है? एफिड। क्या होता है दोस्तों? मोयला का मतलब एफिड होता है। चने का जो फली छेदक है यानी पोड बोरर, क्या होता है? पोड बोरर। अब ये सबके सब किसका एग्जाम्पल हो गए? इनके, ठीक है। तो ये कैटरपिलर वगैरह हो गए, ठीक है। टिड्डे को अपन उसको व्हाइट लट को अपन क्या बोलते हैं? सफ़ेद ग्रब, व्हाइट ग्रब बोलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए इनके। तो आपको बस एग्जाम्पल याद रखना है, इसके अंदर कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। तो पॉज करके एक बार फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। फिर अपन आगे चलेंगे। आगे चलने के लिए हमें, ठीक है,
आगे चलना है। इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है अपना, फसलों के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, क्रॉप्स के आधार पर हम किस प्रकार से किसको क्लासिफाई करेंगे, इंसेक्ट्स को। तो धान्य फसलें, धान्य फसलें का मतलब क्या होता है, सीरियल्स क्रॉप। कौन से दोस्तों, सीरियल्स जो क्रॉप है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सीरियल क्रॉप में कौन कौन सा लगता है, कातरा लगता है, ठीक है, वाइट जो ग्रब लगती है, दीमक यानी टर्माइट लगती है। मैं लिख देता हूँ वाइट ग्रब, क्या बोलते हैं इसको, वाइट ग्रब, ठीक है, इसको बोलते हैं टर्माइट, टर्माइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, टर्माइट, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। प्रोहो मक्खी मिलती है, तना छेदक, पौड़ बोरर वगैरह, ये सब किस में लगते हैं, ये सीरियल्स के अंदर लगते हैं। अब दलहनी फसलें यानी पल्सेस के अंदर, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, पल्सेस। जितनी भी हमारी दाल वाली जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो दलहनी जो फसलें हैं इनके अंदर कौन कौन सा लगेगा साहब, तो इसके अंदर लगेगा तना का, चने का जो फली छेदक है, क्या, चने, यानी कि जो ग्राम के अंदर पोड़ बोरा लगता है, हेलिकोवर्पा और मिजेरा, उसकी बात हो रही है। कटवा लट हो गया, पर्ण सुरंग हो गया, पीछे की शलभ यानी कि जो प्लमोथ है इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये सारे के सारे दलहन में लगते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों, तिलहन के अंदर। किसके अंदर आता है, तिलहन के अंदर। और तिलहन की जो फसलें हैं इनके अंदर लगने वाले कीट, तो सरसों का मोयला, ठीक है, तिल वाली बात हो गई, सरसों के अंदर लगेगा। तिल का, सरसों का मोयला हो गया, तिल का संपुट हो गया, ठीक है, वेधक कीट हो गया, मूंगफली का जो पर्ण सुरंगन इत्यादि, सारे के सारे किसके हो गए साहब, ये हो गए तिलहन के, ठीक है। एक बार फटाफट यहाँ तक लिख लीजिए, फटाफट से, है ना, पॉज करके एक बार इसको फटाफट उतारेंगे सभी, ठीक है। फिर आगे अपन चर्चा करते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, आगे अपन चर्चा करेंगे अगले जो अपने आने वाले उनके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। आगे आएगा अपने लिए सब्जी के अंदर लगने वाले कीट, तो मतलब वेजिटेबल्स के अंदर किसके बारे में बात करें दोस्तों, वेजिटेबल जो हमारी सब्जियां हैं उनके अंदर कौन कौन से कीट लग रहे हैं, ठीक है। आपको एक चीज का पता होना चाहिए, इंसेक्ट और पेस्ट, ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बार इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सब्जियों में लगने वाले जो कीट है उसके अंदर देख लेते हैं कि जो मटर का पर्ण सुरंगन है ये हो गया साहब, हीरक पृष्ठ शलभ हो गया, ठीक है, पिस्सू जो भूंग है, सफ़ेद मक्खी है, वाइट फ्लाई जिसे बोलते हैं, बैंगन का जो तना एवं फल, फ्रूट एंड जो बोरर आता है, ठीक है, उसके बारे में बात हो गई। फल में कौन कौन से कीट लगते हैं, तो आम का फुदका हो गया, लीफ होपर जिसे बोलते हैं, छाल खाने वाला मतलब जो कैटरपिलर होता है उसके बारे में बात हो गई। नींबू का जो तितली है यानी कि सिट्रस की जो बटरफ्लाई, उसके बारे में बात हो गई। अब साहब भंडारण में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे सीधा एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन को पुटअप करता है कि स्टोरेज वाले कीट बताइए। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आम के अंदर ये लग रहा है, वो लग रहा है, सब्जी के अंदर ये लगेगा, ठीक है। इन चीज़ों का हम फिर भी ध्यान रखते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है, कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है। बाकी सारे में से आपको क्वेश्चन पुटअप होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो यहीं से पुटअप होगा। इसके अलावा फ्रूट वगैरह के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रूट के अंदर, आम के अंदर कौन सा लग रहा है, नींबू के अंदर कौन सा लग रहा है, ठीक है। लेकिन भंडारण वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज पेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लगता है खपरा भृंग, क्या लगता है कि दोस्तों, खपरा भृंग लगता है। इसके अलावा दालों का जो घुन है उसके बारे में बात हो गई, चावल की घुन के बारे में, और लाल सुर साली, ये सबके सब किसके लगते हैं, ये सबके सब लगते हैं अपने स्टोरेज के अंदर, ठीक है साथियों। यहां तक किसकी बात हो गई, स्टोरेज की बात हो गई। आगे चलते हैं साथियों, और आगे आता है इकोनॉमिक के आधार पर, यानी कुछ तो होते हैं बेनिफिशियल और कुछ होते हैं हार्मफुल, ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो साहब, बेनिफिशियल तो कौन कौन से होते हैं, मधुमक्खी, मधुमक्खी हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। दूसरा साहब रेशम कीट, रेशम कीट के बारे में बात हो गई, ठीक है। आगे लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल एफिड को खाती है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आएगा काइसोप्रला, कॉर्निया हो गया, लाख का कीट हो गया, ये सारे हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। हानिकारक की बात करूं तो फली छेदक हो गया, हीरक प्रस्थिति हो गई, दीमक, फड़का इत्यादि सारे के सारे क्या है, हानिकारक। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान होना चाहिए, इंसेक्ट और पेस्ट, दो वर्ड होते हैं। आप पूछोगे सर ये दोनों वर्ड अलग अलग क्यों यूज करते हैं, कभी हम इंसेक्ट बोल देते हैं, कभी हम पेस्ट बोलते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इंसेक्ट और पेस्ट में इतना सा ही डिफरेंस है। जो पेस्ट होता है ना, ये हमेशा हार्मफुल होता है, क्या होता है, हमेशा हमारे लिए हानिकारक होता है। तो हम लिख सकते हैं ऑलवेज हार्मफुल, क्या होता लिखता है, ऑलवेज हार्मफुल, ठीक है। तो हम किसको बोलेंगे ऑलवेज हार्मफुल, मतलब कोई भी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन को क्या करता है, हार्मफुल करता है, ठीक है, उसकी जो डेली एक्टिविटीज होती है उनको हार्मफुल करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है
पेस्ट क्या कहलाता है दोस्तों, पेस्ट कहलाता है। जबकि जो इंसेक्ट होते हैं ना, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं और लाभदायक भी हो सकते हैं, जैसे मधुमक्खी। तो मधुमक्खी क्या है, एक इंसेक्ट है, ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है और हानिकारक। हानिकारक कैसे होगी, अगर उसने हमें डंक मार दिया, ठीक है, तो हमारे लिए क्या होगी, हानिकारक। बाकी हमारे लिए वो क्या है, लाभदायक है ही, हमें तो शहद देती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का इंसेक्ट हो गया। जबकि पेस्ट की बात करें तो एफिड हो गया, ठीक है। डायरेक्ट आप वो बात कर सकते हो, जो फली छेदक है, पोड बोरर है, वो भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। क्यों, वो भी हमारे लिए प्योरली पेस्ट है, क्योंकि वो हमें बस हानि ही पहुंचाने वाला है, कोई भी लाभ पहुंचाने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारी किसकी बात हो गई, इंसेक्ट और पेस्ट की। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इंसेक्ट हमेशा हार्मफुल होता है, और जबकि जो पेस्ट हमेशा हार्मफुल होता है, और इंसेक्ट हार्मफुल और लाभ जो बेनिफिशियल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अपना जो टॉपिक आएगा वो आएगा वैज्ञानिक आधार पर। क्या दोस्तों, वैज्ञानिक आधार पर आपको ध्यान होना चाहिए इंसेक्ट के कितने ऑर्डर होते हैं। आपसे सीधा सा छोटा सा ही क्वेश्चन पुटअप होता है कि इंसेक्ट के कितने ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट के ऑर्डर होते हैं कितने, 29। कितने ऑर्डर होते हैं दोस्तों, 29 इंसेक्ट के ऑर्डर होते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि इंसेक्ट के कितने ऑर्डर होते हैं, या फिर वैज्ञानिक आधार पर कितने वर्गों के अंदर, ऑर्डर को क्या बोलते हैं, वर्ग, ठीक है। ऑर्डर, ध्यान रखना, ऑर्डर। तो इंसेक्ट के जो वर्ग हैं कितने हैं, 29 है। अब इनमें से जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करते हैं। ऑडोनाटा, ऑडोनाटा के अंदर कौन आती है, ड्रैगन फ्लाई आती है सर। जो प्लेकोप्टेरा, इसके अंदर स्टोन फ्लाई आती है सर। ऑर्थोप्टेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोप्टेरा में कौन आता है, अपने ऑर्थोप्टेरा में टिड्डी आती है। बाकी आपको सारे के सारे ऑर्डर याद होने चाहिए, जो अपने मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवाए हैं, ठीक है। इसके बाद में साहब डिक्टियोप्टेरा में कौन आएगा, कॉकरोच, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिक्टियोप्टेरा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है साहब। आइसोप्टेरा में कौन आएगा, तो आइसोप्टेरा वाली मैडम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन आएगा, टर्माइट आ जाएगी, दीमक आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना टर्माइट, जिसको टर्माइट, क्या लिखोगे, टर्माइट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इसके अलावा कुछ एक ऑर्डर और भी है जो आगे मेंशन है, ठीक है। मेलाफेगा, क्या है, मेलाफेगा में कौन आ जाएगा, बर्ड लाइस आ जाएगा। हेमिप्टेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हनी बी वगैरह भी इधर से ही आती हैं। मुतकुण हो जाएगा, ठीक है। थाइसोप्टेरा के अंदर थ्रिप्स आ जाएगा, ठीक है। मेकोप्टेरा के अंदर स्कॉर्पियन फ्लाई आ जाएगी, कौन आ जाएगी दोस्तों, स्कॉर्पियन फ्लाई किसके अंदर आएगी, मेकोप्टेरा के अंदर। लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन आ जाएगा, जितनी भी बटरफ्लाइज होती है ना, बटरफ्लाई हो गया, मॉथ हो गया, ठीक है। शलभ यानी मॉथ, क्या बोलते हैं इसको, मॉथ बोलते हैं। बटरफ्लाई एंड मॉथ इज एग्जांपल ऑफ लेपिडोप्टेरा, ठीक है। डिप्टेरा, डिप्टेरा के अंदर क्या आ जाएगी, मक्खियां और मच्छर, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जिनके अंदर स्टार लगा रहा हूँ ना, वो तो आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। हाइमेनोप्टेरा के अंदर क्या आ जाएगी, हनी भी आ जाएगी, ध्यान रखना। और हेमिप्टेरा के अंदर क्या आता है, मुतकुण आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हेमिप्टेरा, उसके अंदर जो मुतकुण होती है, बग होती है, क्या होती है, मुतकुण का मतलब क्या होता है दोस्तों, बग, ठीक है। तो बग हेमिप्टेरा का ऑर्डर है, जबकि जो मधुमक्खी है हाइमेनोप्टेरा के अंदर आती है, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा आपको याद रखना है, दोनों कंफ्यूजन वर्ड है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं सर, और आगे अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा के अंदर बीटल एंड विविल आएंगे, कौन आएंगे, बीटल और विविल, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, फसलों एवं भंडारण, क्या दोस्तों, क्रॉप और जो स्टोरेज है उसमें लगने वाले प्रमुख कीटों के जीवन चक्र, ठीक है, और प्राकृतिक एवं मौसमी इतिहास के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनका रहन सहन के बारे में, और उनसे होने वाले लॉस के बारे में, ठीक है, और उसके प्राकृतिक शत्रुओं, ठीक है, उनके बारे में अपन क्या करेंगे दोस्तों, उनके बारे में हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाना है, ठीक है, ये सब के सब हमें एक एक जो पेस्ट है उसका बड़े ही डिटेल से, बड़े ही ध्यान से, ठीक है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा साथ में बड़े ही ध्यान से। सबसे पहला आता है कातरा। कातरे को हम क्या बोलते हैं, रेड हेयरी कैटरपिलर, क्या बोलते हैं दोस्तों, रेड हेयरी कैटरपिलर, ठीक है। इसको बोला जाता है जूलॉजिकली एमसेक्टा मोरी, क्या बोला जाता है, एमसेक्टा मोरी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, इसका आपको नाम लर्न रखना ही रखना है। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, इसको बोलते हैं एमसेक्टा मोरी। अब इसका सर ऑर्डर क्या होता है, तो इसका ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा। क्या होता है दोस्तों, लेपिडोप्टेरा। सर इसकी फैमिली क्या होती है, तो आर्कटेडी इसकी क्या होती
होती है, फैमिली होती है। ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों पॉइंट में स्टार लगा रहा हूँ, ये आपको लाइन से लाइन याद रखने हैं, ठीक है, ऐसे कि ऐसे आपको याद रखनी है। ये हमारे साथ कातरा होता है। क्या होता है ये? कातरा होता है, रेड हेयरी कैटरपिलर। जिसने नहीं देखा है, आपको डायग्राम के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, आराम से इसे देख लीजिए। ये क्या हो गया? रेड हेयरी कैटरपिलर, ठीक है दोस्तों। यहां तक तो बात हो गई किसकी? रेड हेयर कैटरपिलर में, ठीक है, एम्सेक्टा मूरी की बात हो गई। अब सर ये क्या है? ये एक प्रकार का सर्वभक्षी, कौन सा दोस्तों? सर्वभक्षी, यानी कि पॉलीफेगस इंसेक्ट है। अब सर ये पॉलीफेगस इंसेक्ट तो हमें पता ही नहीं है, पॉलीफेगस इंसेक्ट क्या होता है? ठीक है सर, हम बताएंगे, आपको नहीं पता तो। पॉलीफेगस इंसेक्ट वह होता है जो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, जितने भी ग्रीन कलर के जो प्लांट हो गए, ग्रीन वेजिटेशन हो गया, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे होंगे, सबको खा सकता है। उसे क्या बोलते हैं? पॉलीफेगस पेस्ट। या उन सभी पर ये क्या करता है? आक्रमण करता है, सभी के सभी पौधों पर आक्रमण करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीफेगस। इसके अलावा साहब दो टर्म और आती है इसके साथ में। एक आती है, नोट डाल के लिख देना आप, साइड में यहीं पे नोट डाल के लिखना है आपको। एक आती है मोनोफेगस। क्या होती है दोस्तों? मोनोफेगस, ठीक है। मैं जिन जिन चीज़ों पे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं और जिन चीज़ों को अंडरलाइन कर रहा हूं, उसके थ्रू आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो मोनोफेगस क्या होता है? मोनोफेगस ओनली अटैक, क्या ध्यान रखना दोस्तों? ओनली अटैक सिंगल क्रॉप, मतलब एक ही क्रॉप पर अटैक करता है, एक ही स्पीसीज पर अटैक करता है, ठीक है। ओनली अटैक सिंगल क्रॉप प्लांट, ओनली अटैक सिंगल क्रॉप प्लांट, समझ रहे हो? केवल एक क्रॉप के ऊपर ही अटैक करेगा, ठीक है। ओनली अटैक सिंगल क्रॉप प्लांट, सिंगल क्रॉप प्लांट। साहब ऐसे भी होता है क्या कि ऐसा भी कोई कीड़ा है क्या जो एक ही प्रकार के जो क्रॉप है, ठीक है, उसके ऊपर ही क्या करेगा? अटैक करेगा? हाँ जी साहब, होता है। एग्जाम्पल बता दो सर। तो एग्जाम्पल होता है स्टेम बोरर ऑफ राइस। क्या बोलोगे दोस्तों? येलो स्टेम बोरर। क्या बोलोगे उसको? येलो स्टेम बोरर। आप यहाँ पे येलो बोरर, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करने ना येलो, क्या करोगे? येलो स्टेम बोरर। ये क्या होता है? ये ओनली सिंगल प्लांट जो क्रॉप है इसके ऊपर ही अटैक करेगा, मतलब ये ओनली राइस के ऊपर ही अटैक करता है, इसके अलावा कहीं भी अटैक नहीं करेगा। कौन? येलो स्टेम बोरर। तो ये किसका एग्जांपल है? मोनोफेगस का। साहब एक टर्म और आती है यहाँ पर। एक टर्म कौन सी आती है गुरुजी? तो एक टर्म आती है ओलिगोफेगस। क्या आती है? ओलिगोफेगस। तो ओलिगोफेगस क्या होता है दोस्तों? ओलिगोफेगस का मतलब होता है ऐसा कीट, क्या दोस्तों? ऐसा कीट जो एक पूरी की पूरी फैमिली, मतलब जो एक पूरा का पूरा क्या है? कुल है क्रॉप प्लांट का, उसके ऊपर अटैक करता है। सर ऐसा कौन सा है? तो ओलिगोफेगस साहब अपने आ जाएगा। कौन कौन आ जाएगा दोस्तों? उसका नाम है, हमारे मस्टर्ड के अंदर लगता है, क्या नाम है? ओलिगोफेगस पेस्ट का, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, जो क्रूसीफेरी है। कौन सा? क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी के अंदर लगता है, ठीक है। मेरे दिमाग से निकल गया ये चीज़, मैं आपको वापस अभी मेंशन करा दूंगा, ठीक है। तो क्रूसीफेरी के अंदर लगता है, ठीक है। अब साहब इसके अलावा ये क्या है? पॉलीफेगस पेस्ट है। कीट की यह प्रजाति उत्तरी भारत में अधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? उत्तरी भारत के अंदर, ठीक है। जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे किसके बारे में? इसी के बारे में जितने भी अपने सिम्टम्स हैं कि ये हमारे क्रॉप के अंदर लग गया, ठीक है। तो इसके थ्रू कौन कौन से सिम्टम होंगे, ठीक है, इनके बारे में अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं। सिम्टम्स किसके बारे में दोस्तों? सिम्टम्स के बारे में, ठीक है साथियों। तो इसमें क्या होता है? जो एडल्ट होता है ना, इसका जो प्रौढ़ होता है, क्या दोस्तों? एडल्ट शलभ स्थूलकाली है, ठीक है, माध्यम आकार का और काले बिंदुओं वाला, जो सफेद पंख युक्त होता है। क्या होता है? सफेद पंख युक्त होता है, ध्यान रखना। अग्र पंख के बाहरी किनारे, ठीक है, अग्र पंख के बाहरी किनारे वक्ष का कुछ भाग एवं उदर सिंदूरी लाल, ठीक है, रंग का होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, ठीक है, इनको आप, ठीक है, एक बार ऐसे देखना है कि पूर्ण जो विकसित सुंडी होती है, ये गिडार होता है कैटरपिलर, ये 40 से 50 mm का होता है। कितना? 40 से 50 mm का होता है। इसको देख लेना एक बार। इनका पूरा शरीर लाल व भूरे रंग के बालों से ढका होता है तथा इनका जो सिर होता है वो गहरे भूरे रंग का होता है, ठीक है। ये आपको बस ध्यान रखना है कि हाँ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इनके बारे में बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, माइंड के अंदर बस इतना सा रखना है कि इस प्रकार का दिखाई देता है और इतनी इसकी लंबाई होती है, बस, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे अपन बात करते हैं इसके पोषक पौधे, मतलब होस्ट प्लांट कौन कौन से हैं जिसको ये खाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो खरीफ में पैदा
पैदा होने वाले करीब करीब सभी फसलों, मैंने आपको बताया ये क्या है, एक पॉलीफेगस पेस्ट है, तो ये सारे के सारे फसलों को खा जाएगा। ठीक है, करीब करीब सभी फसलों पर विशेषतः किस किस पे लगता है दोस्तों, देख लीजिए, जो रेड हेरी कैटरपिलर है, ये बाजरा, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ग्वार हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया, सनई हो गया और तिल, इन पर तो मोस्टली लगता ही लगता है। इसके अलावा खरीफ में जितने भी फसलें हैं इन पे सब पे लगता है। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। अब साहब इससे कितनी क्षति हो रही है, क्षति का मतलब कितना लॉस हो रहा है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी बता दीजिए सर। तो इस कीट का प्रकोप हल्की भूमि, मतलब जो हल्की भूमि का मतलब होता है सैंडी सोइल के बारे में, क्या बोलते हैं देखो, हल्की भूमि को बोलते हैं सैंडी सोइल, और जो भारी मृदा होती है उसको बोलते हैं क्ले सोइल, क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, जो हल्की भूमि तथा कम वर्षा वाले क्षेत्र, कम वर्षा मतलब जहां पर बरसात कम होती है वहां पर इनका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। क्या करना है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है कि इस जो कीट का प्रकोप है ये हल्की भूमि तथा जहां पर बरसात कम होती है वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों और आगे अपन बात करते हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। जो कीट है, ये जो कीट है रेड हेरी कैटरपिलर की सुंडी पौधे के कोमल भागों का पर समूह में रहकर खाती है, ध्यान रखना, परंतु कुछ बड़ी होने पर यह अलग अलग पत्तियों तथा पौधे के अन्य मुलायम भागों को खाकर नष्ट कर देती है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कीट का अत्यधिक प्रकोप होने पर खेत में 100% हानि हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों, कीट का अत्यधिक प्रकोप होने पर इसके अंदर कितनी परसेंट हानि हो सकती है, 100% तक हानि हो सकती है। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई। अब सर इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, तो लाइफ साइकिल के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं सर। तो इसके अंदर ध्यान रखना, कातरा जो है रेड हेरी कैटरपिलर, इनके जो मोथ होते हैं, इसकी जो मोथ स्टेज होती है, ये वर्षा ऋतु की पहली बरसात की पहली 1 या 2 अच्छी बारिश के पश्चात भूमि से रात्रि में बाहर निकलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि जो इसकी जो कातरा है ये कब बाहर निकलता है, आपको मंथ दे देगा, इसके साथ में आपको कुछ एक अलग पॉइंट बना के दे देगा एग्जामिनर, और एक पॉइंट होगा कि जो वर्षा ऋतु होती है या मानसून होता है उसकी पहली बरसात में बाहर निकलता है। तो वहां पे अपन को ये चीज को टिक करना है, बस इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश स्रोत की ओर आकर्षित होते हैं, ध्यान रखना ये क्या है, लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं, मतलब ये क्या है, एक प्रकार के रात्रिचर कीड़े होते हैं जो लाइट की तरफ भागते हैं, आकर्षित होते हैं। प्रौढ़ मादा शलभ, क्या दोस्तों, प्रौढ़ मादा मतलब, प्रौढ़ का मतलब क्या होता है, एडल्ट, क्या होता है दोस्तों, एडल्ट होती है ना, जो एडल्ट मादा होती है मौत, शलभ का मतलब क्या होता है, शलभ का मतलब होता है मौत। ठीक है, ठीक है, मैथुन के कुछ घंटों पश्चात अंडे पत्तियों की निचली सतह पर देती है। कहां देती है अंडे, पत्तियों की निचली सतह पर देती है। अंडे हल्के पीले रंग के, अंडे कैसे होते हैं, हल्के पीले रंग के, पोस्ट यानी ओपियम सीड्स के, जो पोस्ट के जो बीज होते हैं उनके समान दिखाई देते हैं। ठीक है, एक मादा अपने जीवन चक्र में 1500 तक अंडे दे सकती है। आपको ये वाली लाइन ध्यान रखनी है कि जो एक मादा है, इसको आपको नोट करना है अपनी नोटबुक के अंदर, कि एक मादा अपने जीवन चक्र में, क्या दोस्तों, अपने जीवन चक्र में 1500 तक अंडे दे देती। कितने दे देती है दोस्तों, 1500 तक अंडे दे देती है। इस चीज का ध्यान रखना है साथियों। अगला पॉइंट कि इन अंडों से 4 से 5 दिन में जो लार्वा होता है, जो मतलब जो शिशु होता है वो बाहर निकल जाता है, जो आरंभ में समूह में तत्पश्चात अलग अलग पत्तियों को खाता है। ध्यान रखना, जो 4 से 5, एक साल कितने अंडे देती है मादा, 1500 तक अंडे देती है, जो 4 से 5 दिन में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट से इसको पोज करके लिख लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन, आगे जो अपना नेक्स्ट इसके बारे में, जो इसकी जो सुंडी है वो 6 बार त्वचा का निमोचन करती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आपसे सीधा पूछ सकता है कि कितनी बार मोल्टिंग करता है कौन, रेड हेरी कैटरपिलर, तो रेड हेरी कैटरपिलर 6 बार क्या करता है दोस्तों, त्वचा का निर्मोचन करता है, मोल्टिंग करता है। साहब निर्मोचन होता क्या है, निर्मोचन का मतलब दोस्तों जो उसकी पहले की जो त्वचा का जो कवच होता है, ऊपरी जो कवच होता है उसको वो उतार देता है और नई त्वचा कवच धारण कर लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो मोल्टिंग करने के पश्चात 15 से 23 दिन में पूर्ण विकसित हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। सुंडी कोशित यानी जो प्यूपा है, प्यूपा में परिवर्तित होने से पूर्व भारी संख्या में खेतों से निकलकर आसपास की प्रतिभूमि में
प्रतिभूमि में मेड़ों, झाड़ियों तथा वृक्ष आदि के नीचे जाकर 10 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर कोशावस्था में बदल जाती है। क्या दोस्तों, जो प्यूपा में परिवर्तित होती है ना, ये उससे पहले अपनी एक किस में बदल जाती है, कोशावस्था में बदल जाती है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, क्या देखोगे सब, इसके अंदर जो प्यूपा अवस्था के अंदर ये चेंज होगी, उससे पहले एग होता है, सबसे पहले क्या होगा, एग होगा। ठीक है, एग 2 से 3 दिन में अर्ली स्टार लार्वा आएगा, उसके बाद में लास्ट इंस्टार आर्वा जो लार्वा है ये स्टेज आएगी, इसके अंदर इसके बाद में डायपोज होगा, कोकून बनेगा, सिंगल कोकून, डबल कोकून बनेंगे। ठीक है, इसके बाद में वो एडल्ट हो जाएगा और वापस उसी प्रकार की क्या हो जाती है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। साथियों, यहाँ तक तो बात हो गई किसके बारे में, अपने जो आगे का जो पॉइंट है कि यह कोशित आगामी वर्षा ऋतु तक 9 से 10 माह भूमि के अंदर पड़े रहते हैं। ध्यान रखना, इसके जो प्यूपा है 9 से 10 माह तक पड़े रहते हैं। साधारण दशाओं में इसका जो जीवन चक्र है 26 से 41 दिन में पूरा हो जाता है। पूछा जा सकता है कि इसका जो जीवन चक्र कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो 26 से 41 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। ध्यान रखना, वर्षा में प्राय एक पीढ़ी व कभी कभी अधिक पीढ़ियां भी पाई जाती है। ध्यान रखना, वर्ष में क्या है, कभी कभी एक पीढ़ी या फिर एक से अधिक पीढ़ियां भी पाई जाती है एक साल में। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। आगे चलते हैं, आगे इसका प्रबंधन यानी इसका मैनेजमेंट पढ़ते हैं। अब साहब सबसे पहले आएगा कल्चरल प्रैक्टिस, मतलब जो सस्य है उनके बारे में देखेंगे, कल्चरल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वर्षा ऋतु की पहली अच्छी बरसात के साथ ही रात्रि में वयस्क जो शलभ है वो भूमि से बाहर निकलते हैं, जिनको खेतों में प्रकाश पोष यानी कि जो लाइट ट्रैप है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या दोस्तों, लाइट ट्रैप, मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइट होती है उसके तरफ आकर्षित होते हैं, तो लाइट ट्रैप पर आकर्षित होते हैं तो अपन क्या करेंगे, जिनको खेतों में प्रकाश ट्रैप या जो प्रकाश पोष है पर आकर्षित कर नष्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें लाइट ट्रैप रखते हैं। ठीक है, लाइट ट्रैप को अपन खेत में लगा देते हैं, तो जो बरसात होती है उसके बाद में, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, जो इसके जो अपने रेड हेरी कैटरपिलर है, इसके जो शलभ होते हैं वो आकर्षित होते हैं लाइट ट्रैप की तरफ। ठीक है, प्रकाश पोष की तरफ आएंगे। आने के बाद में उस प्रकाश पोष में अपन क्या रखते हैं, एक बड़ा सा पतीला सा रखते हैं जिसके अंदर पानी भरा रहता है। क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है, और जो इसके जो शलभ है उस पानी के अंदर गिर जाते हैं, अपन उस पानी में से उनको निकाल के नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, नष्ट कर देते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, शस्य प्रबंधन है। शस्य प्रबंधन का मतलब क्या होता है, जिससे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचती हो। ठीक है, उसे अपन शस्य प्रबंधन कहते हैं। दूसरा सर, तो दूसरा मैनेजमेंट क्या होता है सर, कातरा के अंडे समूह को परफोस्ट, ठीक है, होने से पूर्व ही एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है कि जो रेड हैरी कैटरपिलर है, इसके जो एग होते हैं उनको हैचिंग होने से पहले, हैचिंग का मतलब होता है पकना या परफोस्टर होना, उससे पहले ही हम उसको नष्ट कर देंगे तो हमें कुछ भी हानि नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। आगे क्या होता है, आगे अपन का इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल देखते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है, जैविक प्रबंधन में, कि खरीफ की फसलों की कटाई करते ही खेतों में गहरी जुताई करना। क्या कर देना चाहिए दोस्तों, गहरी जुताई, गहरी जुताई कर देनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ठीक है, जिससे क्या होगा, भूमि के बाहर, भूमि से बाहर निकलने वाले जो कोशितों की को परभक्षी क्या करेंगे, परभक्षी कीट जैसे मैना, परभक्षी का आपको पता है, मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में पहले बता दिया। ठीक है, मैना, कौवा, बगुला आदि खाकर नष्ट कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, नष्ट कर देंगे, तथा कुछ उच्च तापक्रम की वजह से ये मर जाएंगे। अब साहब, खरीफ की जो फसलें हैं इनकी कटाई करते ही, हमने खरीफ की फसलों की जो कटाई की उसके बाद में हम क्या करेंगे, खेत को खुला छोड़ देंगे। अब हमने खेत को खुला छोड़ दिया गहरी जुताई करके, तो या तो उसमें से क्या परभक्षी जो कीट होते हैं, जैसे हो गया कौवा, हो गया मैना, हो गया, ठीक है, बगुला वगैरह हो गए, ये इसको खा के मार देंगे, खा जाएंगे। ठीक है, दूसरा, अगर वो उसको खाते नहीं है तो वो टेम्परेचर हाई की वजह से मर जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपन इसको जैविक प्रबंधन कर सकते हैं। साहब अगला पॉइंट, तो कीट को जो कीट को अंड, ठीक है, परजीवभ्य और ट्राइकोडर्मा जो प्रजाति है, कौन सी प्रजाति, ट्राइकोडर्मा प्रजाति एवं टेलिनोमस प्रजाति द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अब सर रासायनिक प्रबंधन, सर क्या दोस्तों, रासायनिक प्रबंधन यानी कि केमिकली का हम कैसे रोक सकते हैं कातरे को, रेड हेरी कैटरपिलर को। देखो साहब, खेतों में जो शिशु किड़ार होते हैं, ठीक है,
के निकलते ही, शिशुडिगिडा मतलब जो इसका शिशु होता है वो निकलता है, उस समय की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके निकलते ही फसलों पर क्या, मेलाथियान, कौन सा दोस्तों, मेलाथियान 5.0%। ध्यान रखना, इसकी जो क्वांटिटी है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाती है कि कितना परसेंट का सॉल्यूशन लेना है, तो 5.0% का सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा सर, इसके अलावा क्यूनोल फॉस 1.5% का सॉल्यूशन, इसका क्या लेना है अपन को, चूर्ण लेना है का 25 किलो पर हेक्टेयर लेना है। 1.5% क्यूनोल फोस का 25 किलो अपन क्या लेंगे, चूर्ण लेंगे पर हेक्टेयर, उसका हम भुरकाव करेंगे। इसके अलावा क्यूनोल फोस 25 EC 1.5 लीटर को 250 से 500 लीटर पानी में घोलकर हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना इन चीजों का। खेतों में कातरे का प्रकोप होते ही खेतों के चारों ओर 30 × 30 सेंटीमीटर की क्या बना देंगे, नालियां, ट्रेंच कर देंगे और मेलाथियान और क्यूनोल फोस चूर्ण से उपचारित कर देना चाहिए, ताकि एक खेत से जो दूसरे खेत में और जाने से पहले बाहर गमन करते वाली जो सुंडियां हैं नाली में गिरकर नष्ट हो सके। अब साहब इसका क्या सीन है, इसका सीन ऐसा है, इससे बोलते हैं हम ट्रेंचिंग। क्या बोलते हैं, ट्रेंचिंग, ट्रेंचिंग। अब साहब जो रेड हेड कैटरपिलर है ना, ये क्या करते हैं, एक खेत को नष्ट करने के बाद में जब दूसरी खेत में जाते हैं तो ये रेंगते हुए जाते हैं। कैसे जाते हैं दोस्तों, रेंगते हुए जाते हैं। तो हम इसका कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो खेत है इन्फेक्टेड हो चुका या फिर जो इन्फेक्टेड नहीं है, उसके चारों ओर क्या करेंगे, खाइयां खोद देंगे। कैसी खाइयां खोदेंगे, 30 × 30 सेंटीमीटर की। कितनी दोस्तों, 30 × 3 सेंटीमीटर की चारों तरफ खाई खोदेंगे। तो जो लार्वा है, ये जो अपने जो कातरा है, ये क्या कर देंगे, रेड हेरी कैटरपिलर उसके अंदर गिर जाएंगे और उसको गिरने के बाद में हम उसके अंदर एक केमिकल डाल के रखते हैं, उसका नाम है मेलाथियान और क्यूनोल फोस। उसको खाकर या तो उनकी डेथ हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप केमिकल का प्रयोग नहीं भी कर रहे हैं तो हम उसे हैंड से पकड़ के और उनको एक थैली के अंदर भर के उसको हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका मैनेजमेंट हो गया, किसका, कातरे का, ठीक है। आगे एक बार आप इसको फटाफट पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, आगे जो अपना सेकंड कीट आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सफेद लट, जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों, इसे बोला जाता है व्हाइट ग्रब। क्या बोला जाता है, व्हाइट ग्रब बोला जाता है, ठीक है। अब सब इसका आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जो जो मैं चीज बता रहा हूं वो तो आपको रिटर्न करनी है अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका वैज्ञानिक नाम, जो जूलॉजिकल नेम है, होलोट्रिकिया कॉन्सनगुनिया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसका जो ऑर्डर है कौन सा है, कोलियोप्टेरा। इसकी फैमिली कौन सी है, तो मेलोंथिनिडी फैमिली हो जाएगी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछी जाती है, यहां तक कि प्रीपीजी, AAO हो गया, ठीक है, ARO हो गया, सबके अंदर इस प्रकार के एग्जाम जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आपको भी इनके बारे में ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जाके आपको भी इन सभी के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब साहब व्हाइट ग्रब है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है यह राष्ट्रीय महत्व का एक सर्वव्यापी जो नाश कीट है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं नेशनल, क्या बोलते हैं, नेशनल पेस्ट। क्या कहते हैं इसे, हम नेशनल पेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसको बोलोगे नॉन एज नेशनल पेस्ट, लिख लीजिएगा इसको, नॉन एज नेशनल पेस्ट। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि कौन सा ऐसा कीट है जिसे नेशनल कीट के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन है दोस्तों, व्हाइट ग्रब, ठीक है। इनको कॉकचेफर भृंग, ठीक है, यानी कि कॉकचेफर बीटल, मे भृंग, ठीक है, मे बीटल, और जून भृंग यानी कि जून बीटल भी कहा जाता है। ये इसके क्या हो गए, नाम हो गए। तो सारा का सारा यहाँ तक का आपको लर्न रखना है, इसको नोट डाउन भी करना है। तो ये पॉइंट सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको वैज्ञानिक नाम बता दिया, होलोट्रिकिया कॉन्सनगुनिया, ऑर्डर हो गया कोलियोप्टेरा, फैमिली होगी मेलांथेडी, ठीक है। इसे नेशनल पेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे कॉकरोच बीटल हो गया, मे बीटल हो गया, और जून बीटल। क्यों बोला जाता है मे जून बीटल, क्योंकि इस टाइम पे ही तो ये सबसे ज़्यादा अटैक करता है, ठीक है। तो इसको इन सब नामों से बोला जाता है। आप इसका डायग्राम दे सकते हैं, जिसने भी व्हाइट ग्रब को नहीं देखा है, सफ़ेद लट को नहीं देखा है, तो इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस प्रकार की सफ़ेद लट होती है। जिन भी भाइयों के खेती नहीं होती, खेत में जो जाके नहीं
देखते हो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार की सफ़ेद लट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं सर और आगे हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं कि जो प्रौढ़ है, जो एडल्ट है, भंग का शरीर काला, कौन सा होता है, एडल्ट का शरीर कैसा हो रहा है, काला हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, काले भूरे रंग का, 18 mm लंबा, वह 7 जो mm है चौड़ा होता है, सिर वक्ष और उदर में विभक्त होता है। ठीक है, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं जिनमें अग्र पंख मोटे और विश्रामावस्था में पश्च जोड़ी को ढके रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई जनरल बात है। ठीक है, अब सब इसकी जो लट है वो सफ़ेद रंग की ही होती है। इनका शरीर भूरा एवं जबड़े क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। शिशु लट 10 से 12 mm लंबी तथा 2 से 3 mm चौड़ी होती है। कितनी चौड़ी होती है, शिशु लट 10 से 12 mm लंबी और 2 से 3 mm चौड़ी होती है। लट का जो शरीर है वो अंग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज़ को आपको रिटर्न भी करना है और याद भी रखना है कि जो लट का जो शरीर है, सफेद लट का शरीर अंग्रेजी के सी आकार यानी सी शेप का होता है। और ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो इसका शरीर होता है अंग्रेजी के किस प्रकार से होता है, जो शी शेप होती है, शी अक्षर होता है, उसके समान इस प्रकार का इसका शरीर दिखाई देता है। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया, ये किस प्रकार की दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है सी आकार की। किस प्रकार की दिखाई दे रही है दोस्तों, सी आकार की दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके अंदर पोषक पौधे। पोषक पौधे मतलब होस्ट प्लांट जिसे ये खाना पसंद करती है। वैसे तो ये एक प्रकार का क्या है, पॉलीफेगस पेस्टी ही है। तो खरीफ में बोई जाने वाली लगभग सभी यानी कि सर्व फसलों को खाती है, जैसे मूंगफली को हो गया, बाजरा हो गया, मिर्च हो गया, ग्वार हो गया, मूंग हो गया, चमला हो गया, सब्जियां हो गई। सब्जियों के अंदर फलों के आदि के सभी पौधों को ये खा जाती है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये सब चीज़ें आपको लर्न रखनी है, किस किस को खाती है। ये पॉलीफेगस प्रकार का एक पेस्ट है, ध्यान रखना। भृंगों के बेर, खेजड़ी, नीम, गूलर, सेंजना, जामुन, बबूल आदि सब इसके क्या है, होस्ट प्लांट है, परपोषी पौधे हैं। परपोषी का मतलब क्या होता है, होस्ट। क्या होता है मैंने आपको पहले बता चुका हूं, जब मैंने आपको प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाई थी उसके अंदर मैं इन टर्म्स को क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, तो प्लांट पैथोलॉजी की वीडियोस देखिएगा एक बार। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं क्षति एवं महत्व कि इससे कितना लॉस हो रहा है और कितना इसका इंपॉर्टेंस है। तो यह एक भूमिगत कीट है, इस ठीक है, मत भूमिगत कीट है, ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसकी जो लटें हैं विभिन्न फसलों, सब्जियों और पौधशालाओं के पौधों की जड़ों पर जड़ें खाकर क्षति पहुंचाती है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या किसको खाती है, जितनी भी नर्सरी वगैरह हैं सबके अंदर क्या करती है, देखो ये देखिए, ये अपने पोटैटो हैं। ठीक है, इसके अंदर भी ये लग रही है। आगे चलते हैं, आगे कुछ पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं कि शिशु गिडार, ठीक है, यानी गर्भ सर्वप्रथम सड़े गले पदार्थ को खाती है। ठीक है, तत्पश्चात जड़ें खाना प्रारंभ करती है। इस तरह से जड़ों को क्षति पहुंचाने से पौधे पीले पड़कर धीरे धीरे सूखने लगते हैं। ठीक है, इस तरह के पौधे को हाथ से खींचने पर आसानी से उखड़ जाते हैं। ठीक है, इस कीट के अधिक प्रकोप के अवस्था में संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर ये प्रकोप दिखा रहा है तो संपूर्ण फसल क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जड़ का जड़ यानी एडवांसियस जो रूट है, एडवांसियस जूट वाली फसलों की अपेक्षा मूसला जड़ है, टैप रूट सिस्टम वाली फसलें अधिक प्रभावी होती है। ठीक है, एक बार फटाफट इसको लिख लीजिए पॉज करके। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे अपन देखने वाले हैं किसके बारे में, इसी के बारे में, जो आगे के पॉइंट्स हैं हमारे उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, फटाफट एक बार रिटर्न कर लीजिए सभी। ठीक है, आगे आता है, यही कारण है कि मूंगफली व मिर्च में बाजरा व ज्वार के अपेक्षा अधिक नुकसान पहुंचता है। सफ़ेद लट मैंने आपको बताया क्यों पहुंचता है, क्योंकि जो एडवांसियस रूट सिस्टम वाली जितनी फसल है उसकी अपेक्षा जो टैप रूट वाली जो फसलें हैं वो जिनको ज़्यादा हानि पहुंचाता है ये कीट। ठीक है, यही कारण है कि जो मूंगफली व मिर्च में बाजरे व ज्वार की अपेक्षा अधिक नुकसान होता है। किसमें, मूंगफली व मिर्च में। सफ़ेद लट विभिन्न फसलों के 20 से 100% तक हानि पहुंचा देती है। अलग अलग फसलों में क्या, विभिन्न फसलों में 20 से 100% तक क्या पहुंचा देती है, हानि पहुंचा देती है। फसलों को क्षति लट की तृतीय अवस्था द्वारा अगस्त माह में पहुंचाई जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या आ गई दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, इसे आप स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि फसलों को जो क्षति होती है वो कौन सी अवस्था पहुंचाती है, तो तृतीय अवस्था पहुंचाती है। कौन से माह में, अगस्त माह में पहुंचाई जाती है। इस अवधि में लटें पूर्ण विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है, पूर्ण डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है। अब साहब अगले पॉइंट, तो लट की जो भांति भंग की बहुपक्षी यानी पॉलीफोगस होते हैं,
मैंने आपको बता ही दिया। वृक्षों में बेर इस कीट के झंगों का सर्वप्रिय पोषी पदार्थ है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्हाइट फ्लाई का व्हाइट जो गर्भ है उसका सबसे जो पसंदीदा, ठीक है, उसका सर्वप्रिय जो होस्ट प्लांट है वो कौन है? तो भाई साहब कौन है? बेर है। कौन है दोस्तों? बेर। किसका? व्हाइट ग्रब का। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, स्टार लगा लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे एक बार आप फटाफट इसको पोज करके लिखेंगे सभी, ठीक है सर। आगे चलते हैं, आगे इसके अपन लाइफ साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों? लाइफ साइकिल। देखते हैं सर लाइफ साइकिल। तो मानसून या उससे पूर्व, मध्य मई या उसके आसपास, ठीक है, कि प्रथम भारी बारिश। क्या दोस्तों? प्रथम भारी बारिश कितनी mm होनी चाहिए? तो 20 से 25 अगर mm पानी बारिश हो गई, ठीक है, मानसून की बात कर रहा हूं, फर्स्ट बरसात की। उसके पश्चात इसके जो प्रौढ़ होते हैं भ्रंग रात्रि में लगभग 7:30 बजे, टाइम भी पता है कितने बजे दोस्तों? 7:30 बजे भूमि से बाहर आकर पौधों पर एकत्रित हो जाते हैं। देखो कितनी तगड़ी यूनिटी है। एक साथ निकलेंगे कितने बजे? 7:30 बजे। और कहाँ पहुंच जाएंगे? अपने होस्ट प्लांट के पास पहुंच जाएंगे। किस चीज़ के लिए पहुंचेंगे होस्ट के पास? तो उसे क्षति पहुंचाने के लिए, उससे अपना पोषण प्राप्त करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं सर। आगे मध्य में से पूर्व किसी भी बरसात में ये भूमि से बाहर नहीं आते, क्योंकि उस समय लैंगिक या जो भी अपन उससे क्या बोलते हैं, सेक्सुअली जो उसके अंदर क्या नहीं आती, परिपक्वता नहीं आती, मैच्योरिटी नहीं आती। ध्यान रखना, मई से पहले, मध्य मई से पहले ये बाहर नहीं निकलेंगे। जब मई हो जाएगी, ठीक है, लास्ट मई की बात कर ले या जून की बात कर ले, उस समय ये फर्स्ट बरसात में बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के क्या करेंगे? क्षति पहुंचाएंगे, पौधों पर एकत्रित होने लग जाएंगे। क्यों नहीं निकलते सर मई से पहले? क्योंकि उस समय ये क्या होते हैं? लैंगिक रूप से डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अपन सबसे बात करते हैं कि सबसे पहले भूमि आसपास से मृदा श्रृंग निकलकर, भूमि के आसपास से मृदा श्रृंग निकलकर नरभंग को मैथुन के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है। जब ये निकलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी इनके अंदर जो लैंगिक क्रियाएं होती हैं उनको करने के बाद में उनकी जो खुद की संख्या है उनके अंदर क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। उसके बाद में ये अपने जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे, ठीक है साहब। मादा भृंग, क्या दोस्तों? मादा जो भृंग है वो 2 से 3 दिन में मिट्टी में 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में अंडा देती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ध्यान दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो मादा होती है ना, इसका ओविपोजिटर होता है, ठीक है। ओविपोजिटर को ये सैंडी सॉइल के अंदर, सैंडी जो हल्की मृदा होती है जिसकी बात कर रहे हैं, उसके 10 से 15 सेंटीमीटर अंदर अपना जो ओविपोजिटर है उसको डाल के वहां पर ये क्या करती है? एग लेइंग का काम करती है, अंडा देने का काम करती है। एक मादा अपने जीवन काल में 50 से 60 अंडे देती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने अंडे देती है दोस्तों? 50 से 60 अंडे देती है। इसके अलावा जो मादा भंग है 30 से 50 दिन तक जीवित रहती है। कितने दिन जीवित रहती है? 30 से 50 दिन। अंडों का जो ऊष्मायन काल है, मतलब उनका हैचिंग होने का जो काल है वो कितना है? 7 से 13 दिन का होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? पता होनी चाहिए। एडल्ट आया, ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने मैटिंग वगैरह की, एग लेइंग की 7 से 10 दिन के अंदर, ठीक है, वो हैच हुआ, ठीक है, लार्वे के अंदर चेंज हुआ, देन प्यूपा में चेंज हुआ, और वही एडल्ट वाली जो लाइफ साइकिल है वो वापस से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये किसकी बात हो गई? व्हाइट ग्रब की बात हो गई। लटे जुलाई के मध्य से अक्टूबर तक सक्रिय रहती है। इसके पश्चात भूमि में 50 से 70 सेंटीमीटर की गहराई में उपयुक्त नम क्षेत्र में, कोशित में, यानी जो प्यूपल अवस्था है में परिवर्तित हो जाती है। अब देखो साहब कितनी सेंटीमीटर नीचे चलेगी? 50 से 70। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करेंगे तो इसमें क्या होगा? ये जो प्रकोप है, या तो इसको क्या खा जाएंगे? परपक्षी जो कीट होते हैं, जो भी होते हैं, जैसे कौवा हो गया, मैना हो गई, या फिर जितने भी हम उसको खा जाएंगे। अगर खाएंगे नहीं तो भूमि का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके थ्रू इनके क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो इस प्रकार से हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। लटकाल 82 से 113 दिन का होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। कितने दिन का होता है? 82 से 113 दिन का होता है। कोशित काल 2 से 3 सप्ताह का होता है साथियों। इसके पश्चात भंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ये भंग जो भंग है भूमि में लगभग 1 मीटर की गहराई में के मध्य में मई तक सुसुप्तावस्था में, सुसुप्तावस्था यानी डोरमेंसी में, किसमें? डोरमेंसी के अंदर चल जाते हैं, ठीक है। सुसुप्तावस्था के अंदर जीवन में व्यतीत करते हैं, ठीक है। कीट का जो संपूर्ण जीवन काल चक्र है वो 129 से 150 दिनों में पूरा हो जाता है।
जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कीट का सबसे जो कीट है इसका जो संपूर्ण जीवन काल है कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है साथियों? तो 150 से 129 से 150 दिनों के अंदर ये क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। तथा वर्ष में एक पीढ़ी होती है। एक वर्ष में कितनी पीढ़ी होती है? इनकी एक पीढ़ी होती है। इसके बाद अपन इसके मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो इस कीट का जो नियंत्रण है, भंग और लट दोनों ही अवस्थाओं में उपचार कर सकते हैं हम। इसके भंग का भी कर सकते हैं और इसकी लट का भी कर सकते हैं। बरसात के मौसम की जो पहली अच्छी बारिश होती है उसके बाद में ये क्या रात में 7:30 बजे बाहर आ जाती है, ठीक है। और प्रकाश पोष व फिरोमोन पोष, ध्यान रखना दोस्तों, अब नया ट्रॉप क्या हो जाता है? फिरोमोन ट्रॉप। अब फिरोमोन ट्रॉप क्या होता है साहब? जो मादा होती है ये मेल को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है फिरोमोन्स के थ्रू, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं फिरोमोन ट्रॉप। अब साहब मादा के थ्रू नहीं होता तो वो क्या करते हैं? आर्टिफिशियली फिरोमोन को लाते हैं, कोई भी कपड़े के ऊपर छिड़कते हैं, उसकी जो खुशबू होती है, फ्रेगमेंट होती है, उससे क्या होता है? जो मेल होता है आकर्षित होता है या फीमेल आकर्षित होती है, दोनों को एक दूसरे के जो अपोजिट फिरोमोन होते हैं उनसे आकर्षित करवाया जाता है, ठीक है। तो फिरोमोन पोष हो गया। परपोषी पोषों की शाखाओं पर एकत्रित होते हुए भृंगों को एकत्रित कर नष्ट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए दोस्तों? एकत्रित करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे और उनको क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, ठीक है। यह कार्य 8:30 बजे रात से 11:30 बजे तक करना उचित रहता है। सबसे अच्छा टाइम क्या है? 7:30 से 11:30, क्योंकि 7:30 से 11:30, 7:30 तो वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। निकलने के बाद में उनको लग जाएगा 1 आध घंटा खाने पीने के अंदर और फिर उनको एकत्रित होने के अंदर 1 घंटा उसके अंदर लग जाना है, ठीक है। तो उसके बाद में 8:30 से जो 11:30 है उस समय हमें क्या करना चाहिए? उसका कंट्रोल करना चाहिए। उसको ये जो अपन ने पढ़ा है प्रकाश जो फिरोमोन ट्रैप और जो लाइट ट्रैप है इसका यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए? यह कार्यक्रम 7-8 दिन तक नियमित रूप से करना चाहिए। इस कार्यक्रम को सभी पड़ोसी किसानों को मिलकर अभियान के रूप में करना लाभप्रद रहता है। अब साहब सभी को क्यों? क्योंकि सर हमारे जो खेत है, ठीक है, हमने हमारा खेत के अंदर कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो पड़ोसी किसान है उसके अंदर भी तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। हमने हमारे कंट्रोल में हमारे जो फील्ड है उससे तो कंट्रोल कर लिया, अगर पड़ोसी किसान ने नहीं किया तो वो जो उसकी जो लटे हैं, वाइट जो ग्रब है, वो हमारे जो फील्ड के अंदर अटैक कर देगी, ठीक है। तो यह हो गया इसका मैनेजमेंट की बात। किसकी बात हो गई दोस्तों? मैनेजमेंट की। अब आगे देखते हैं कि कीटों के अंडे दिए जाने से पूर्व एकत्रित कर नष्ट कर देना बहुत प्रभावहीन होता है, मतलब बहुत प्रभावशाली होता है। जब वो अंडे देगी उससे पहले, अंडे देते ही हमें क्या, हैचिंग होने से पहले उनको क्या कर देना है? नष्ट कर देना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? जो हमारे लॉस कम होगा, ठीक है। केमिकल्स का जो यूज होता है वो बहुत कम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर किसके बारे में? केमिकल कंट्रोल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? केमिकल कंट्रोल। तो मूंगफली की बुआई करते समय क्या दोस्तों, अगर हम मूंगफली की सोइंग कर रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं, तो मूंगफली की बुआई करते समय 80 किलो बीज को 2 लीटर क्लोरोपाइरिपोस, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्लोरोपाइरिपोस का ध्यान रखना है आपको। वो भी कौन सा लेना है? 20 EC। कौन सा? क्लोरोपाइरिपोस 20 EC या क्यूनोलपोस 25 EC, ठीक है। क्यूनोलपोस 25 EC या क्लोरोपाइरिपोस 20 EC, ठीक है। इस कीटनाशी से हमें क्या करना चाहिए? बीज को उपचारित कर उसको फिर हमें बोना चाहिए। तो ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब वर्षा ऋतु की प्रथम भारी बारिश के बाद उसी खेतों, ठीक है, जिस खेतों से वो निकल रहे हैं उसी खेतों में मौजूद बेर, क्या दोस्तों? बेर, खेजड़ी, नीम, सेंजना इत्यादि वृक्षों पर 1.25 ml मोनोक्रोटोपोश, क्योंकि सबसे पहले वो उनके ऊपर ही अटैक करेंगे, तो मोनोक्रोटोपोश प्रति लीटर आदि पानी का घोल बनाकर उस पर क्या करना चाहिए? छिड़काव कर देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सर, इसके अलावा इस तरह रात में जो कीटनाशकों का उपचारित वृक्षों की पत्तियों पर खाकर भृंग मर जाएंगे। हम इस प्रकार से अगर उनकी जो पेड़ है उनको उपचारित करते हैं तो उनकी पत्तियों को खाके वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। आगे सर, आगे इसमें क्या होगा? तो फसलों में जो लटे के प्रकोप की रोकथाम के लिए क्यूनोलफोस 5%, ठीक है, कण या कार्बोफ्यूरॉन 3% कण 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व कतरों में लेना, जो कतरे होते हैं उनमें लेना, उनको उनके ऊपर डालना चाहिए, कातरों के ऊपर, ठीक है। आप सर इसमें कतारों या फिर कातरों बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कातरों, ठीक है। खड़ी फसलों में सफेद लट के नियंत्रण के लिए 4 लीटर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर हमारी फसल खड़ी है उस समय आ जाए तो उस समय क्या करेंगे हम? 4 लीटर जो क्लोरोपाइरिपोस है 20 EC,
ठीक है। 20 EC का हमें क्या करना है, पर हेक्टेयर के रूप में छिड़काव कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, छिड़काव कर देना है। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई दोस्तों, आज हमने जितना भी पढ़ा जनरल एंटोमोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़े रेड हेयरी कैटरपिलर के बारे में पढ़ लिया, और जो व्हाइट ग्रब है इन चीज़ों के बारे में चर्चा कर ली। ठीक है, आगे की जो क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे लोकस्ट के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।